नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में कानून का राज चलेगा कि नहीं, ये सवाल धीरे धीरे मन में उठने लगा है। आज दो घटनाओं की बात करूंगा। एक, आपको याद होगा 2006 में 11 जुलाई को सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई की लोकल ट्रेनों में। प्रेशर कुकर में बम रखकर आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट रखकर ये ब्लास्ट किए गए थे। इसमें मकोका लगाया गया था, पीए लगाया गया था। जो भी एक्यूज थे, 12 एक्यूज थे, 12 आरोपी थे। मकोका की जो स्पेशल कोर्ट थी उसने इन 12 में से 5 को फांसी की सज़ा सुनाई थी और 7 को आजीवन कारावास की। कल मुंबई हाई कोर्ट ने इन सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। मतलब जिस सीरियल ब्लास्ट में 189 लोग मारे गए, जिसके बारे में ये सामने आया कि इसका लिंक जो है लश्कर ए तैयबा, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन है, और भारत में जो सिमी आतंकी संगठन था, दोनों के लोग जुड़े हुए थे। इतने लोगों की मौत हुई, ये सामने आया। मुंबई में ये जांच मुंबई एटीएस कर रही थी और ये फैसला 2015 में आया था मकोका कोर्ट का, और अब आया है हाई कोर्ट का फैसला। अब सवाल यह है कि क्या 189 लोगों की मौत का कोई जिम्मेदार ही नहीं है? दूसरा सवाल है कि मकोका कोर्ट ने किस आधार पर इन लोगों को फांसी और आजीवन कारावास दिया। हाई कोर्ट कह रहा है कि जो कबूलनामा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मकोका कानून के तहत जो है कन्फेशन लिया गया था। दूसरा, गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कही कोर्ट ने कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो गायब हैं, वो पेश नहीं किए गए। जांच एजेंसी का कहना है कि सीडीआर इसलिए पेश नहीं की जा सकी क्योंकि जो फ़ोन थे, मोबाइल फ़ोन थे, वो इन लोगों के, आरोपियों के नाम से नहीं थे, दूसरों के नाम से थे। उसकी परमिशन लेने में समय मिला। जब तक पहले परमिशन नहीं मिली, जब तक परमिशन मिली तब तक उसके रिकॉर्ड को रखने की जो मियाद थी वो ख़त्म हो गई थी। देखिए देश कैसे चल रहा है। 189 लोगों, 189 लोगों का मारा जाना सीरियल ब्लास्ट में, एक आतंकवादी हमले में, उसको किस तरह से हम डील कर रहे हैं। 20 साल बाद ये कहा जा रहा है कि उसके लिए कोई दोषी नहीं है। अब ये सवाल केवल अदालत पर नहीं, हमारी जांच एजेंसियों पर भी है कि जांच किस तरह से होती है। कोर्ट का कहना है कि जो एविडेंस पेश किए गए उससे साबित नहीं होता, कंक्लूसिवली साबित नहीं होता कि ये लोग इसमें दोषी थे। ये भी साबित नहीं होता कि सीडीआर की ज़रूरत थी, कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये उस समय वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल ट्रेन में होने से वो आरोपी साबित नहीं हो जाते। तो एक चीज़ जो है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर भी जो घटनाओं का क्रम है उसके आधार पर अदालत सज़ा सुना सकती थी। उसके सामने ये भी विकल्प था, लेकिन अदालत ने विकल्प चुना इनको बरी करने का। अब सवाल ये है कि जांच एजेंसियों पर और अदालत पर आम आदमी भरोसा कैसे करे। जिन लोगों ने जान गंवाई, उनके परिवार के लोग किससे न्याय की उम्मीद करें, किसका दरवाज़ा खटखटाएं। एक तो इतनी देर से, और वो भी न्याय की बजाय अन्याय मिला। अब सवाल ये है कि ये देश कानून के मुताबिक चलेगा कि नहीं। आतंकवाद के मामले में क्या हम सामान्य जो अपराध होता है उसी की तरह से जो है मामले का फैसला करेंगे। मैं किसी जज के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आरोपियों की ओर से वकालत कौन कर रहा था? उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके एक न्यायाधीश महोदय इनकी तरफ से वकालत कर रहे थे। तो इस देश में आतंकवादियों को वकील मिल जाते हैं, या कहीं आतंकवाद के आरोपियों को वकील मिल जाते हैं, और इतने बड़े पद पर रहने वाले लोग इनके लिए वकालत करने को, इनके पक्ष में खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। तो इससे किसको भरोसा रह जाएगा देश की न्याय व्यवस्था पर? देश में कानून का राज चलेगा कि नहीं, ये सवाल लोगों के मन में बार बार आता है। एक ताज़ा और मुद्दा,
मंगलवार का ही है। संसद भवन में जो नया संसद भवन बना है वो एक एंट्री गेट है जिसका नाम है मकर द्वार, जहाँ से सांसद लोग अंदर आते जाते हैं। वहाँ पर प्रदर्शन हुआ विपक्ष का। आप जानते हैं किस लिए हुआ? विरोध हुआ कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल्स का हो रहा है बिहार में, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गरीबों को, दलितों को और पिछड़ों को मतदाता सूची से निकालने की कोशिश है या निकालने का षड्यंत्र है। अब सवाल ये है कि बिहार में क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या चिराग पासवान की पार्टी, क्या जीतन राम मांझी की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि उनको गरीबों का, अति पिछड़ों का, दलितों का वोट मिले? ये किस तरह का तर्क है? चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम अभी तक काटे गए हैं उनमें ऐसे लोग हैं, पहली जो सूची है ऐसे लोगों की जो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी सूची ऐसे लोगों की है जो लंबे समय से उस जगह पर रहते नहीं, यानी माइग्रेट कर चुके हैं, तो उनका दूसरी जगह पर आई कार्ड बन चुका है, मतलब मतदाता पहचान पत्र बन चुका है, वोटर बन चुके हैं। तीसरे ऐसे लोग हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो घुसपैठिया हैं। तो इनको वोटर लिस्ट में बनाए रखने में किसकी रुचि है? कहाँ विपक्ष को इसका स्वागत करना? सबसे ज़्यादा सवाल मतदाता सूची पर विपक्ष के लोग उठा रहे थे। महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, अब मतदाता सूची की सफाई हो रही है तो उसका विरोध हो रहा है। तो आखिर हम इस विरोध में कहाँ तक जाएंगे? आखिर वो कौन लोग हैं जिनका हित सत्ता है ऐसे लोगों के मतदाता सूची में होने से जो इस देश के नागरिक नहीं है? और इस देश में कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है, कोई विरोध नहीं है कि भाई आखिर ऐसे लोगों को, घुसपैठियों को, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो इस देश के विरोध में काम करते हैं, जो इस देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालते हैं, देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, जो देश के दुश्मनों के लिए काम करते हैं, उनसे मिले हुए हैं, उनको आप मतदाता सूची में क्यों रखना चाहते हैं? और अगर ये विपक्ष मांग उठा रहा है तो उसको पता है कि इससे उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, यानी इस मुद्दे को उठाने से, कि कोई इसका विरोध नहीं करने वाला, मतलब इसके विरोध में आवाज़ नहीं खड़ी होगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सवाल आ जाएगा, आलोचना करने वाले कहेंगे विपक्ष से सवाल क्यों? भाई मुद्दा विपक्ष जो उठाएगा, विपक्ष या पक्ष जो उठाएगा उसी से पूछा जाएगा कि आप मतदाता सूची में सिर्फ एक सीधा सा सवाल है, ऐसे लोगों को शामिल क्यों करना चाहते हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं? ये ठीक है कि निर्वाचन आयोग को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन इस देश का नागरिक है या कौन नहीं है, लेकिन हम देख रहे करोड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र बन रहे हैं। तो आखिर इनको कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा कि इनको जो है वीड आउट किया जाए, इनको बाहर निकाला जाए। अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो हम उसको होने नहीं देंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जिन लोगों का उनके मजहब, धर्म के आधार पर प्रोसिक्यूशन हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया और भारत में आ गए शरण लेकर, उनको भारत की नागरिकता दी जाए, उसके लिए कानून बने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आए। राज्य सरकारें जहां भाजपा की सरकार नहीं है, विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वो कहेंगी कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। अब ममता बनर्जी ने शुरू किया है कि हम ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे। भाई क्यों नहीं होने देंगी, इसका भी तो कारण बताइए। आप क्यों चाहती हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या मतदाता सूची में बने रहें? और इन मतदाताओं से आखिर आपका क्या नाता है? इनसे आपको क्या लाभ? जाहिर है कि आपको कोई लाभ हो रहा है, इसकी वजह से आप इनको मतदाता सूची से निकाले जाने का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक ऐसा काम कर रहा है जिसका अधिकार उसे संविधान ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान प्रदत्त अधिकार के अनुरूप कर रहा है। इसलिए बिहार में हो रहे एसआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर भी मान लीजिए आपको आशंका है कि कुछ ऐसे लोग बाहर हो सकते हैं जो वास्तविक नागरिक हैं,
जिनको मतदाता सूची में होना चाहिए। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। 28 जुलाई को, इसी 28 जुलाई को सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और चुनाव आयोग एफिडेविट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं कटने देगा जो वैधानिक रूप से, जिसको मतदाता सूची में जिसका नाम होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विचार करने के लिए चुनाव आयोग से कि आप आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, इनको जो है, जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं 11 के अलावा इन 3 को शामिल कर लीजिए, इस पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग ने मना कर दिया। कहा इतने बड़े पैमाने पर ये फर्जी बने हुए हैं कि इनको अगर स्वीकार कर लिया तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज ही बेकार हो जाएगी। इसीलिए विपक्षी दलों के नेता चाहते हैं कि इन तीनों पहचान पत्रों को शामिल कर लिया जाए उन डॉक्यूमेंट्स में, उन 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं। तो मतदाता सूची भी ऐसी न बने जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हों। इसका विरोध दुनिया में कहीं किसी देश में इस तरह का विरोध हो सकता है क्या? ये सब बातें एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि हमें कानून का राज नहीं चाहिए, हमें अपनी मर्जी का राज चाहिए, हमें अपनी ऐसी मर्जी का राज चाहिए जो हमें सत्ता में ले जा सके। अगर हमें सत्ता में पहुंचाने में विदेशी नागरिक मददगार होते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर हमारा दुश्मन देश इसमें मददगार बनता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये किस तरह की सोच है और ये सोच देश को कहाँ ले जाएगी और ये कहाँ जाकर रुकेगी? ये सवाल हम सब के मन में होना चाहिए। ये किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी प्रधानमंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का प्रश्न नहीं है, ये देश का है। ये सवाल जो है वी द पीपुल, जो संविधान की पहली पंक्ति है, ये हम लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व से, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारे देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे मुद्दे पर भी जन जागृति नहीं होगी, लोगों में जागृति नहीं आएगी, तो किस मुद्दे पर आएगी? ऐसे मुद्दे का विरोध करने वालों के मन में डर होना चाहिए। कम से कम राजनीतिक दलों के लोगों के, नेताओं के मन में तो डर होना ही चाहिए कि अगर हम इसका विरोध करेंगे तो मतदाता हमसे नाराज़ हो जाएगा और हमको सत्ता में आने से रोक सकता है। लेकिन संसद परिसर में जिस तरह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, उससे तो नहीं लगता कि उनके मन में कोई डर है, कोई आशंका है। इनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल ने, जो लोग विरोध कर रहे हैं, बिहार में, चूँकि बिहार में ये एक्सरसाइज चल रही है, वहाँ एक सर्वे कराया हो कि कितने लोग उनकी बात के पक्ष में खड़े हैं। एक संस्था ने सर्वे कराया है जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 18 पॉइंट समथिंग है, लगभग 18% के करीब लोग हैं जिनको ये आशंका है कि ये चुनाव में इसका इस्तेमाल करने के लिए, अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए सरकार ये करवा रही। तो 82% मतलब विपक्ष का जो मुद्दा है उसके खिलाफ है। तो इससे पता चलता है कि इस देश का विपक्ष किस तरह से मुद्दा विहीन हो गया है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रहा है, ऐसे मुद्दे उठाने में कोई संकोच नहीं कर रहा है जिससे देश का अहित होता हो। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का, गहन पुनरीक्षण का विरोध वही करेगा जो घुसपैठियों का और ये रोहिंग्याओं का समर्थक होगा, जो गैर भारतीयों को मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है। तो ऐसे लोग तो अब खुले में सामने आ रहे हैं, खुलकर जो है इस SIR का विरोध कर रहे हैं। तो उनका मकसद आप समझिए, या तो वो बताएं, जब वो आशंका जो जाहिर कर रहे हैं कि इससे जो है दलितों, पिछड़ों, गरीबों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, तो एक उदाहरण तो दें कि ये हुआ। और इसका पूरा अवसर जो है चुनाव आयोग दे रहा है, और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं हो अगर उसकी प्रक्रिया पर, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। लेकिन उस प्रक्रिया में नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं करना है। चुनाव आयोग फाइनल मतदाता सूची जारी करे जिसके आधार पर ये आप जांच सकें कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है, उसका इंतज़ार नहीं करना है। उससे पहले विरोध करके माहौल ऐसा बनाना है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है।
अब इस तरह के नैरेटिव में कुछ लोग फंस ही जाते हैं, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस पर भरोसा कीजिए। उस पर थोड़ा भरोसा कम हो गया हो तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कीजिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, तो फिर इसका मतलब इस देश में जनतंत्र को बचाना बहुत कठिन है। कहीं जाकर तो आपको किसी पर भरोसा करना पड़ेगा। सब पर अविश्वास से कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।